हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है विलेयता। विलेयता का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी है क्या? तो यह हमें यह बताता है कि कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलकर विलयन का निर्माण करता है कि नहीं। इस टॉपिक में हम सबसे पहले ठोस की द्रव में विलेयता देखेंगे और दूसरा गैस की द्रव में विलेयता, कि ठोस किसी द्रव में घुलकर विलयन का निर्माण करेगा एवं कोई गैस किसी द्रव में घुलकर विलयन का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा, एवं साथ ही साथ उन्हें प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। क्योंकि किसी गैस की या किसी ठोस की जो द्रव में विलेयता होती है वह आसपास के वातावरण के जो अवस्थाएं होती है, जैसे कि ताप एवं दाब एवं उस विलय एवं विलायक की प्रकृति, तीनों बातों पर निर्भर करता है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी गैस की जो या फिर किसी भी जो पदार्थ है, चाहे वो गैस हो, द्रव हो या फिर ठोस हो, इनकी विलेयता उस विलय एवं विलायक दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि वो उस विलय एवं विलायक दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है, साथ ही साथ वहाँ के ताप एवं दाब पर भी निर्भर करता है। सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो है ठोस की द्रव में विलेयता। मतलब कोई सॉलिड मटेरियल है वो उस लिक्विड में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, हम इसे देखने जा रहे हैं। तो कोई भी सॉलिड मटेरियल है वो द्रव में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, उस लिक्विड में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, ये किस बात पर डिपेंड कर सकता है? पहले तो उस ठोस की नेचर पे, उस ठोस की प्रकृति पे एवं लिक्विड या फिर द्रव दोनों की प्रकृति पर डिपेंड करेगा, है ना। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो नमक होता है, जैसे कि NaCl नमक है, वो जल में आसानी से घुल जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि जो भी ज़्यादा मात्रा में होगा उसे विलायक कहते हैं और उसे हरदम हम A से प्रदर्शित करेंगे, और जो कम मात्रा में होगा उसे हरदम हम B से प्रदर्शित करेंगे। तो नमक जो कि विलय है, जो कि कम मात्रा में है, इसे हम B से प्रदर्शित किए हैं, और जो जल है उसे A से। ठीक है। अब जल में नमक तो आसानी से घुल जाता है, लेकिन नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, जो हमारे घर में नेफ्थलीन का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम डामर गोली भी कहते हैं, यह जल पर नहीं घुलती। तो हम यह बोल सकते हैं कि जल में कुछ मटेरियल आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन वहीं जल पे कोई दूसरे मटेरियल नहीं घुलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यह जल एवं उस मटेरियल की प्रकृति दोनों पर ही निर्भर करता है। हम जानते हैं कि जल एक प्रकार का ध्रुवीय विलयन, एक प्रकार का ध्रुवीय विलायक है, एक प्रकार का ध्रुवीय विलायक या फिर पदार्थ है। मतलब ये ध्रुवीय कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो चार्जेस हैं इनका सेपरेशन है। यहाँ पे H में प्लस दिख रहा है और OH में माइनस दिख रहा है। अगर हम जल को तोड़ के देखें तो ये H प्लस बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज, और OH माइनस बनेगा। और साथ ही साथ अगर हम NaCl को देखें तो यह भी ध्रुवीय है, इसमें भी Na में प्लस आता है और Cl में यहाँ पे आपका माइनस चार्ज आता है। तो इसीलिए क्योंकि ये एक ही प्रकृति के हैं, इनमें भी चार्ज सेपरेशन है और इनमें भी चार्ज सेपरेशन है, इसलिए ये एक दूसरे में आसानी से मिल जाते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं और विलयन का निर्माण करते हैं। लेकिन जो नेफ्थलीन है या फिर एंथ्रासीन है, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ है और जल एक प्रकार का अकार्बनिक पदार्थ है, तो ये दोनों आपस में नहीं मिलते। इसलिए हमने कहा था कि यह विलय एवं विलायक दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इन दोनों के मिलने से विलयन का निर्माण होगा कि नहीं होगा। तो हम यह बोल सकते हैं कि जो समान चीज़ें होती हैं वही आपस में घुलकर विलयन का निर्माण करती हैं। जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो लाइक डिज़ोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट लगता है। लाइक डिज़ोल्व लाइक मतलब समान समान को ही घोलता है ना। अब अगला जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नमक के घुलने से संतृप्त विलयन का निर्माण होता है। अगर होता है तो फिर इसकी प्रक्रिया क्या है। तो अगर हम देखें कि जल में अगर हम थोड़ा सा नमक मिलाएं तो हम देखते हैं कि जल में नमक धीरे धीरे घुलने लगता है। और शुरू में नमक के घुलने की जो दर होती है या फिर गति होती है वो बहुत तेज़ होती है। मतलब शुरू में जल में नमक बहुत आसानी से घुलने लगता है और ज़्यादा मात्रा में घुलता है। मतलब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें गति और समय के बीच में, तो हम देख सकते हैं कि नमक के घुलने की गति जब समय 0 के आसपास था, मतलब जब हमने घुलना चालू किया था, तब ये बहुत ज़्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नमक के घुलने की दर क्या होगी, कम होते जाएगी। क्योंकि
जल में नमक की मात्रा बढ़ते जा रही है, इसलिए नमक के घुलने की दर धीरे 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 कम होगी और एक समय ऐसा आएगा कि अब जल में और ज़्यादा नमक नहीं घुलने लगेगा। तो यह जो घुलने की प्रक्रिया है इसे हम जनरली विलीनीकरण कहते हैं, मतलब घुलना कहते हैं, है ना। चाहे वो गैस हो, ठोस हो, कोई या फिर द्रव हो, किसी भी विलय के किसी विलायक में घुलने की जो प्रक्रिया है उसे विलीनीकरण कहते हैं। तो शुरू में विलीनीकरण की जो गति होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इसकी दर धीरे से कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये जल में या फिर किसी विलायक में घुलना बंद हो जाएगा। फिर कभी ऐसा भी होता है कि नमक या फिर किसी ठोस विलय के कण आपस में जुड़कर क्रिस्टल का भी निर्माण करने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीनीकरण भी कहते हैं। इसे हम क्रिस्टलीनीकरण कहते हैं क्योंकि ये जल में घुले। होता कैसे है ये, जैसे हम नमक जल में डालते हैं, ये नमक पहले घुलता है और जब ये घुलना बंद हो जाता है तो ये नीचे आके जमा होने लगता है। जब ये नीचे आके जमा होने लगता है इसी प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीनीकरण कहते हैं। तो शुरू में क्रिस्टलीनीकरण की जो दर होगी वो बहुत कम होगी। धीरे 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 जैसे जैसे नमक की मात्रा बढ़ते जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि क्रिस्टल के बनने की दर बढ़ेगी। मतलब शुरू में नमक के क्रिस्टल की बनने की दर बहुत कम थी, लेकिन समय के साथ जैसे समय बढ़ता गया क्रिस्टल के बनने की दर बढ़ गई और एक समय ऐसा आएगा कि इसमें धीरे से क्रिस्टल बनने लगेंगे। मतलब घुलने की दर शुरू में बहुत ज़्यादा होती है और क्रिस्टल के बनने की दर बहुत क्या होती है, कम होती है। तो शुरू में हम देखें कि विलीनीकरण की जो प्रक्रिया है वह तेज है और क्रिस्टलीनीकरण की प्रक्रिया वो बहुत धीमी है। एक समय ऐसा आएगा, बड़े ध्यान से समझेंगे, एक समय ऐसा आएगा जब क्रिस्टलीनीकरण मतलब क्रिस्टल के बनने की दर, क्रिस्टल के बनने की गति और विलयन में विलय के घुलने की गति, मतलब घुलने की गति और क्रिस्टल के बनने की गति, मतलब विलीनीकरण की गति और क्रिस्टलीनीकरण की गति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इस पॉइंट पे अगर हम कहें तो इस पॉइंट पे क्रिस्टल के बनने की गति और घुलने की गति दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। इस अवस्था को हम सम्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे सम्य स्थापित हो गया। क्योंकि सम्य स्थापित होने के बाद ज़्यादा मात्रा में विलय उस विलयन में नहीं घुल पाएगा। मतलब सम्य स्थापित होने के बाद जो है विलय किसी द्रव विलायक में नहीं घुलता और इस अवस्था में जो विलयन हमें प्राप्त होता है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन मतलब संतृप्त विलयन कहने का मतलब होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस अवस्था में जो हमें विलयन प्राप्त हुआ उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर संतृप्त विलयन कहेंगे। अब संतृप्त विलयन का जो निर्माण हुआ है, इस संतृप्त विलयन में कितनी मात्रा में विलय उपस्थित हैं, इसे हम कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी या फिर विलायता। क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी या फिर विलायता। कि अगर हम मान के चलें कि हमने क्या लिया था, हमने 100 ml जल लिया, हमने 100 ml जल लिया, इस 100 ml जल में हम नमक घोलते गए और एक टाइम ऐसा आया कि अब भाई इसमें 10 ग्राम से ज़्यादा जल नहीं घुल रहा, इसमें 10 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं घुल पा रहा। 10 ग्राम में हमें सम्य स्थापित हो गया, 10 ग्राम में हमें सम्य स्थापित हो गया और 10 ग्राम को ही हम क्या कहेंगे कि 10 ग्राम से इसका संतृप्त विलयन का निर्माण हो जाता है कि भाई अब इसमें से 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं घुल सकता। तो जो 10 ग्राम वाला जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमें हरदम 100 ml में ही चेक करना होता है कि 100 ml में कितना ग्राम जो सॉल्ट है या फिर नमक है या फिर जो ठोस पदार्थ है वो घुल पा रहा है। तो 100 ml में जो ठोस पदार्थ घुल पाता है वही उसकी विलयता को प्रदर्शित करता है कि 100 ml किसी द्रव में कितना ठोस पदार्थ घुल पा रहा है। तो यहाँ पे 10 ग्राम घुल पा रहा है, मतलब तो इसकी जो विलयता है वो कितनी है, मात्र 10 ग्राम प्रति 100 ml है।
और साथ ही साथ यह क्या बन गया, यह संतृप्त विलयन भी बन गया। और यह साथ ही साथ क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये इसकी विलेयता भी प्रदर्शित कर रहा है। मतलब संतृप्त विलयन, बड़े ध्यान से समझेंगे कि सम्य की अवस्था में, मैं फिर से बता रहा हूँ कि सम्य की अवस्था में, सम्य की अवस्था क्या होता है, जब विलीनीकरण और क्रिस्टलीनीकरण दोनों की प्रक्रिया समान दर पर चलती है। जब विलीनीकरण और क्रिस्टलीनीकरण दोनों की प्रक्रिया समान दर पर चलती है, उस अवस्था को हम सम्य अवस्था कहते हैं। सम्य अवस्था प्राप्त होने के बाद कोई विलय किसी विलायक में नहीं घुलता, उसमें घुलने के जगह वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, उसके क्रिस्टल उस विलायक से बाहर आ जाएंगे, उसे ही हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। मतलब भैया अब उसमें नहीं घुल रहा, अब उस वहाँ से बाहर आ रहा है ना। तो अब ये बाहर आ गया, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं संतृप्त विलयन बन गया। कि जैसे अगर जल में शक्कर डालें तो एक समय ऐसा आता है कि जल में अब और शक्कर नहीं घुलता, वह घुलना बंद हो जाता है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन, है ना। तो वह बन गया संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन में कितना शक्कर या कितना नमक घुला, उसको हम कहते हैं उसकी विलायता। तो तीनों बातें रिलेटेड हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सम्य स्थापित हुआ, सम्य अगर स्थापित हो गया तो संतृप्त विलयन का निर्माण हो गया, और संतृप्त विलयन का निर्माण होने के बाद उस संतृप्त विलयन में अगर वो 100 ml है तो उसमें कितना ग्राम नमक या फिर कोई ठोस पदार्थ अवेलेबल है, वो उसकी विलेयता को प्रदर्शित करता है। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि संतृप्त विलयन को अगर गर्म किया जाए, उस पर ताप अगर लगाया जाए, उसे गर्म किया जाए, तो वह उसमें और ज़्यादा जो विलय है वो आसानी से घुल जाएगा। मतलब संतृप्त विलयन को अगर गर्म किया जाए तो वो असंतृप्त बन जाता है, मतलब उसमें और ज़्यादा नमक घुल सकता है। तो ऐसा विलयन जिसमें और ज़्यादा नमक घुल सकता है, और ज़्यादा ठोस घुल सकता है, उसे हम असंतृप्त कहते हैं। और ऐसा विलयन जिसमें नहीं घुल सकता, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होता है। अगला हम देखेंगे कि ठोस की द्रव में विलायता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कि ठोस की द्रव में विलायता को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वो ताप है, मतलब टेम्परेचर। कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या असर होता है। तो जनरली अगर हम देखें कि टेम्परेचर जो होता है, कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो ठोस के कण हैं उनकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। क्योंकि ठोस के कण की ऊर्जा बढ़ने लगती है, इसलिए उनके घुलने की दर बढ़ जाती है। लेकिन ये हरदम हो ज़रूरी नहीं है, अधिकतर यही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी या फिर विलायता बढ़ती है, लेकिन हरदम ये बात ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ठोस जल में टेम्परेचर के बढ़ाने से नहीं घुलते। तो इस बात को अपन देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी या फिर विलायता पर। तो इसे हम ली चैटर्स प्रिंसिपल से दर्शाते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या असर होता है। इसे हम ली चैटर्स प्रिंसिपल या फिर ली सातले नियम से प्रदर्शित करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है। यह नियम क्या बताता है कि अगर मान के चलिए कि जो घुलने की प्रक्रिया है, अगर हम सॉल्ट को S से प्रदर्शित करें और साथ ही साथ जल को H2O से, है ना, हमारे सॉल्ट को अगर हम ऐसे Lt लिख दिए और जल को हम H2O लिख दिए, और इसके जो घुलने की जो दर है, इसके जो घुलने की जो प्रक्रिया अगर सम में स्थापित हो गया है, इस अवस्था में इसके जो घुलने की प्रक्रिया है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर लगाने से, इसको गर्म करने से क्या होगा। तो यह भी हो सकता है कि ये गर्म करने से घुले, और यह भी हो सकता है कि ये गर्म करने से ना घुले। तो दोनों ही बातें होती हैं, क्योंकि ली चैटर्स प्रिंसिपल से हम देख रहे हैं कि अगर मान के चलिए कि गर्म करने से यह घुल रहा है, ठीक है, तो यह प्रक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। मतलब इसमें टेम्परेचर के बढ़ाने से यह नमक इसमें घुलने लगेगा और यह रिएक्शन आगे की तरफ गति करेगा। बड़े ध्यान से सुनेंगे कि ली चैटर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब सम्य स्थापित हो, ली चैटर्स प्रिंसिपल हरदम सम्य पर ही अप्लाई किया जा सकता है, सम्य की अवस्था में। मतलब सम्य की अवस्था क्या होती है, तो ये भी आपके समझा देते हैं। सम्य की अवस्था मतलब ऐसी अवस्था, उस अवस्था में जो हमारी क्रिया है, जो हमारा रिएक्शन है, उसकी दर
दोनों ही दिशाओं में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों ही दिशाओं में होती है, बट समान गति से होती है। मतलब वो सामने की तरफ एवं पीछे की तरफ दोनों ही साइड समान गति से ही मूव करेगा। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एवं बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों ही डायरेक्शंस में इक्वल स्पीड से हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो इक्वल स्पीड से हो रहा है इसलिए हम उसे देख नहीं सकते। हमें लगता है कि अभी रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन वो रिएक्शन रुका नहीं होता। वह रिएक्शन अभी भी हो रहा है, लेकिन वह इक्वल स्पीड से हो रहा है, बराबर गति से हो रहा है, इसलिए हमें समझ नहीं आता। तो लीज-एटर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर सम्य की अवस्था स्थापित हो गई है, तो अब सम्य की अवस्था स्थापित हो गई है, मतलब नमक जल में नहीं घुल रहा है, नमक अब जल में नहीं घुल रहा है ना। अभी विलीनीकरण और क्रिस्टलीनीकरण दोनों की गति समान है। तो इस अवस्था में अगर हम मान के चलिए कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? तो अगर मान के चलिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से जल में नमक घुलने लगा, मतलब यह ऊष्माशोषी क्रिया है, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने गर्म किया और गर्म करने के बाद नमक डाला तो वह जल में घुलने लगा। इसका मतलब क्या है कि वह ऊष्माशोषी क्रिया है, उसमें डेल एच क्या होगा? शून्य से ज़्यादा होगा, है ना, कि वो ऊष्माशोषी क्रिया है। वो टेम्परेचर मतलब वो हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, वो ऊष्माशोषी क्रिया है। अब अगला ये भी हो सकता है कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, है ना, और नमक नहीं घुला। इसका मतलब क्या है कि हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, हमें उसे ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करना पड़ेगा मतलब क्या है कि हमने जल में नमक को डाला टेम्परेचर बढ़ा के, वह नहीं घुला। इसका उल्टा अगर हम करते हैं कि हम टेम्परेचर को घटाते हैं, मतलब अगर हम ठंडा कर रहे हैं उसको, तो अगर वो नमक घुल रहा है तो वो कैसा क्रिया होगा? वो ऊष्माक्षेपी क्रिया होगा। तो ये दोनों ही बातें हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर वह नमक घुल रहा है, कोई सॉल्ट, अगर कोई ठोस पदार्थ जल में घुल रहा है तो ऊष्माशोषी क्रिया होगा, ध्यान रखेंगे। और अगर टेम्परेचर को घटाने से घुल रहा है तो वो ऊष्माक्षेपी क्रिया होगा। दोनों ही बातें हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम NaCl का उदाहरण ले, NaCl सॉल्ट का उदाहरण ले, सोडियम क्लोराइड का, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ये घुलने लगता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम आपका CuSO4.5H2O का उदाहरण लें, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं NaCl टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा घुलता है। लेकिन अगर हम कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट लें, मतलब CuSO4.5H2O लें, तो ये टेम्परेचर के बढ़ाने से नहीं घुलता, इसकी सॉल्युबिलिटी या फिर इसकी विलेयता कम होती है। मतलब ये NaCl का घुलना ऊष्माशोषी होगा और CuSO4.5H2O का घुलना ऊष्माक्षेपी होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि CuSO4.5H2O का घुलना ऊष्माक्षेपी होगा और NaCl का ऊष्माशोषी होगा। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए हैं तो आप डाउट अपना पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वह है दाब का विलायता पर अध्ययन, कि दाब का विलायता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब का प्रभाव हम देख सकते हैं कि दाब मतलब जो जो प्रेशर होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ठोस के कण होते हैं वो आपस में काफ़ी अच्छे से संगठित होते हैं, मतलब उन्हें और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उन्हें और ज़्यादा सपिंडित नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, उनके कणों के बीच में कोई गैप नहीं होता है। इसका मतलब हम उनको और ज़्यादा पास लेके नहीं आ सकते। क्योंकि हम उनको और ज़्यादा पास नहीं आ सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है कि प्रेशर का उन्हें प्रेशर अप्लाई करने का उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। आपने नमक घोल दिया, अब नमक घोलने के बाद अगर आप उस लिक्विड में, मान के चलिए कि आपने नमक जल में घोल दिया और जल में घोलने के बाद आपका सॉल्यूशन बन गया और आप उस सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर भी रहे हैं, तो बोलेंगे कि और ज़्यादा नमक घुले, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नमक के कण और साथ ही साथ जल के कण के बीच में आपस में ज़्यादा कोई गैप नहीं होता, तो वो कंप्रेस नहीं होंगे, मतलब प्रेशर के अप्लाई करने से उन पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया कि प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं गैस का द्रव में विलेयता। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे गैस की द्रव में विलेयता। इस टॉपिक को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगला टॉपिक हम देखेंगे गैस की द्रव में विलेयता।